तो पाकिस्तानी पत्रकार इसराइल को धमका रहे हैं। इसराइली पीएम नेतन्याहू ने कह दिया कि ईरान के बाद पाकिस्तान की बारी है। सवाल यह कि पाकिस्तान पर इसराइली हमले का वक्त आ चुका है क्या? ईरान पर इसराइली हमले की असल वजह क्या सिर्फ परमाणु बम है? और क्या ईरान के न्यूक्लियर बेस में रेडिएशन हो रहा है और ईरान के बाद पाकिस्तान का नंबर है? बातचीत करने के लिए इस वक्त मेहमानों का बड़ा पैनल हमारे साथ मौजूद है। मेजर जनरल अनुज माथुर, डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कर्नल संजीत सिरोही, डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कर्नल मनोज कुमार हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ेंगे, डिफेंस एक्सपर्ट। कमांडर सुदर्शन चक्रपाणी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, स्वागत है आपका। और अकील खान, राजनीतिक विश्लेषक, थोड़ी देर में हमारे साथ होंगे। आप सभी मेहमानों का स्वागत है और दर्शकों आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत कर रहा हूं सबसे पहले संजीत सिरोही जी आपसे। क्या लग रहा है इजराइल के चेतावनी के बाद के हालात मुझे लगता है और ज्यादा बिगड़ने वाले हैं मिडिल ईस्ट में और खासकर एशिया में, क्योंकि इजराइल के पीएम ने साफ कह दिया है कि ईरान के बाद पाकिस्तान का नंबर है। विवेक जी, सबसे पहले तो मैं आपका थैंक यू बोलता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद। आपने मुझे अपने चैनल पे बुलाया और एक अहम मुद्दे पे बात करने के लिए। अभी जो आप बता रहे थे और उनके जो हामिद मीर जो जर्नलिस्ट है पाकिस्तान के, वो कह रहे थे, ये सही बात है कि एक स्टेज पे इजराइल ने भारत से कहा था कि हमको रीफुलिंग फैसिलिटी दे दो, और हम जो है पाकिस्तान उस समय जो बम बना रहा था, हम उनकी जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं उनको हम बर्बाद कर देंगे। भारत की सरकार ने उस समय इसको ठीक नहीं समझा, और वो एक दिन है, अगर वो उस समय इजराइल पाकिस्तान का न्यूक्लियर फैसिलिटीज खत्म कर देता तो ये जो न्यूक्लियर ब्लफ पाकिस्तान हमारे साथ इतने दिनों से चला रहा है टेररिस्टों की आड़ में, वो खत्म हो जाता। और ये भी फैक्ट है जो नेतन्याहू बोल रहे हैं कि इस्लामिक बॉम्ब जो, क्योंकि पाकिस्तान हमेशा इसको इस्लामिक बॉम्ब कहता है, तो अगर इस्लामिक बॉम्ब है तो इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन आज के दिन है वो इजराइल है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर कभी ऐसा मौका हुआ तो पाकिस्तान हिचकिचाएगा नहीं अपने इस्लामिक बॉम्ब को यूज करने में, क्योंकि वो चाहता है कि दुनिया में जो मुस्लिम कंट्रीज हैं, जो 55-56 मुस्लिम कंट्रीज हैं, उनमें वो लीडर बना रहे। तो मेरा ये मानना है कि आगे ये जंग अगर पाकिस्तान के ऊपर भी इस तरीके की कार्रवाई होती है तो मुझे लगता है कि ये जंग और ज्यादा बड़ी हो जाएगी। लेकिन इस समय इसका जो है होना बहुत कम चांसेस हैं, क्योंकि अमेरिका को पाकिस्तान की जरूरत है। और ईरान की लड़ाई में, और आपने देखा होगा पिछले कुछ दिनों से जो है डोनाल्ड ट्रंप साहब पाकिस्तान की बहुत बड़ाई कर रहे थे, उनकी लीडरशिप की बड़ाई कर रहे थे, आसिम मुनीर की बड़ाई कर रहे थे। आसिम मुनीर को आर्मी डे परेड में भी बुलाया गया है। तो अब समझ में आ रहा है कि आसिम मुनीर और पाकिस्तान को इतना ज्यादा डोनाल्ड ट्रंप इंपॉर्टेंस क्यों दे रहे थे, क्यों हाइफेनेट कर रहे थे इंडिया और पाकिस्तान को। उसकी वजह यही थी कि अमेरिका को उस समय पता था कि पाकिस्तान की जरूरत पड़ेगी ईरान के साथ लड़ाई लड़ने में, क्योंकि पाकिस्तान से सबसे आसान तरीका है ईरान के ऊपर हमला। पहली चीज तो बॉर्डर लगता है जो तकरीबन 900 किलोमीटर है, और दूसरा एयर स्ट्राइक करनी हो, मिसाइल स्ट्राइक करनी हो, या ड्रोन्स की स्ट्राइक करनी हो, वो पाकिस्तान से आसान है ईरान में पहुंचाना। और यहां तक भी खबरें हैं कि पिछले कुछ दिनों से पाकिस्तान के जो एयर बेसिस हैं उनके ऊपर काफी कार्गो जो है अमेरिका का उतर रहा है। और इसमें अब तो कोई शक नहीं रह गया कि नूर खां बेस पे जो है अमेरिकन के मिलिट्री एसेट्स थे, और जब उनके ऊपर खतरा हुआ जो ऑपरेशन सिंदूर में, तो सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जो इसकी कोशिश करी कि जल्दी से सीज फायर हो जाए, क्योंकि हो सकता था कि अगर सीज फायर नहीं होती तो भारत का जो हमला नूर खां में हो रहा था उससे जो है अमेरिकन एसेट्स भी बर्बाद हो जाते। तो ये अभी वॉच एंड उसकी प्रॉब्लम है कि हमको अभी देखना है कि आगे हालात किस तरीके से होते हैं। जिस तरीके से ईरान ने रिटेलिएट किया है इजराइल के ऊपर, उससे साफ जाहिर होता है कि नुकसान इजराइल में भी बहुत ज्यादा हुआ है। और आने वाले समय में ये पता लगेगा कि अब जो है नेक्स्ट बारी जो है उसकी इजराइल की है। और मुझे लगता है कि आज की रात को इजराइल दोबारा दूसरी वेव से स्ट्राइक करेगा ईरान के ऊपर। विवेक जी, बिल्कुल, जिस ऑपरेशन की आप बात कर रहे हैं वो ऑपरेशन की जल्दी से मैं जो थोड़ी सी डिटेल है मौजूद मेरे पास वो मैं दर्शकों को बता देता हूं। दरअसल 1982 में वॉशिंगटन पोस्ट और 1984 में अमेरिका की एबीसी न्यूज़ ने अपनी रिपोर्ट में बताया था कि पाकिस्तान की परमाणु सुविधाओं पर हमले की योजना बनाई जा रही है। अमेरिकी मीडिया में खबरें आने के बाद भारत पर सीधी कार्रवाई न करने का दबाव बढ़ा। इस बीच इजराइल आ गया और उसने खुद हमले की पेशकश की। इसके लिए इजरायली जेट जामनगर एयरबेस का उपयोग करने वाले थे। प्लानिंग यह थी कि इजरायली जेट
कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में रडार से बचते हुए आगे बढ़ते और इस्लामाबाद के पास खुले में पहुंचकर हमला करना था। लेवी ने यहां तक कहा था कि 1984 में इंदिरा गांधी ने इस ऑपरेशन को मंजूरी दे दी थी, लेकिन अमेरिका की CIA ने पाकिस्तान को ऑपरेशन के बारे में सचेत कर दिया, जिसके बाद इस ऑपरेशन को रोकना पड़ा। यानी कि 1984 में ही पाकिस्तान का परमाणु कार्यक्रम जो है वो खटाई में पड़ने वाला था, लेकिन अमेरिका ने टांग अड़ाई और उसके बाद जैसे कि इस बार भी अमेरिका ने टांग अड़ाने की कोशिश की, तो बार बार अमेरिका अपने लाडले को बचाता रहा और अमेरिका का लाडला आज यहां तक पहुंच गया है। चक्रपाणी जी, इस पर आपका एक रिएक्शन चाहेंगे। अब पाकिस्तान की नींद हराम होनी तय है और ईरान के साथ तो जो होना है वो तो अब इजराइल मानेगा नहीं, क्योंकि अब इजराइल और ईरान में वॉर तो एक तरह से छिड़ चुकी है, क्योंकि डायरेक्ट बैलिस्टिक मिसाइल्स का इस्तेमाल किया जाना शुरू हो गया है। विवेक जी, सबसे पहले जय हिंद, जय भारत। जय हिंद सर। देखिए विवेक जी, पाकिस्तान और अमेरिका का जो एक तरह से टैंगो कह लीजिए, एक तरह का नाच है, दो लोग साथ में नाचते हैं, ये बहुत पहले से चल रहा है। ऑलमोस्ट जब से पाकिस्तान को इंडिपेंडेंस मिली तब से ही पाकिस्तान सेंटो सीटो सब में घुस के कर रहा था। ये कहीं नहीं छिपी हुई बात है कि पाकिस्तान हकीकत में एक हीरा मंडी है जहां पे हर चीज बिकाऊ है, यहां तक कि पाकिस्तान इटसेल्फ बिकाऊ है। अमेरिका के सामने उस समय सबसे बड़ी चुनौती थी कि सोवियत यूनियन को कैसे उससे बचा जाए, तो इसलिए उसने अपने परमाणु हथियार जर्मनी रखे और मेरा मानना है कि यही हथियार उसने पाकिस्तान में रखे। ये थे पाकिस्तान में रखे गए थे नूर खान बेस के ऊपर, और वहां पे इसलिए पाकिस्तान के ऊपर अमेरिका वहां पे पाकिस्तान पे हमेशा मेहरबान रहा है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव तो अमेरिका का वही था, सोवियत यूनियन को कंट्रोल करना। तब से लेके आज तक आप देखते रहिए, जहां जहां जब भी पाकिस्तान पे आपदा आई है, जब भी कोई समस्या आई है, अमेरिका उसको पैसे दे देता है या IMF से बेल आउट मिल जाता है और कुछ ना कुछ हो जाता है, पाकिस्तान बच के निकल जाता है। आज भी वही हो रहा है। तो इसीलिए एक तरह से पाकिस्तान और US एक ही थैली के चट्टे बट्टे इन वन सेंस हैं। दूसरा, ईरान एक तरह से चाहता है कि वो एक इस्लामिक बॉम्ब बनाए, लेकिन वो शिया एरिया का वो बॉस बनना चाहता है और अमेरिका उसको टोटल लीडरशिप नहीं करने देगा, क्योंकि एक बार अमेरिका ने देख लिया है इस्लामिक बॉम्ब का नतीजा क्या होता है। उसी के ऊपर पाकिस्तान का आपको सीधा सीधा उदाहरण है। तो आता इसलिए अमेरिका जो है ईरान को बढ़ने नहीं देगा। इजराइल के लिए ये ईरान अगर न्यूक्लियर बॉम्ब बनाता है उसके लिए एक्सिस्टेंशियल क्राइसिस है उसका। नहीं, लेकिन सर इजराइल तो अमेरिका के लाडले ईरान को भी ठोकने की तैयारी कर रहा है, इसका क्या करेगा पाकिस्तान? उसने ना 2 दिन से यही कर रहा है, आज भी करेगा। और जहां तक हो सकेगा इजराइल जो है ईरान के न्यूक्लियर वेपन्स को पूरी तरह से तबाह करके रखे रहेगा, ताकि ईरान कम से कम 10-15 साल तक न्यूक्लियर वेपन ना प्रोड्यूस कर सके। इसका रास्ता क्या होगा? 2-3 रास्ते हैं, लेकिन प्रॉब्ली जो रास्ता इस्तेमाल करेगा इजराइल, उसका आपको एक तरह से इंडिकेशन मिल गया है। वो पूरी लीडरशिप को निकाल रहा है, पर खमीनेनी को नहीं मार रहा है। क्यों? क्योंकि खमीनेनी को अगर मारेगा तो खमीनेनी बन जाएंगे मार्टियर, और उसको वो ना एक तरह से वो कहेंगे उसकी वजह से हम लड़ेंगे आगे। तो खमीनेनी को छोड़ के बाकी लीडरशिप को खत्म कर रहा है, चाहे वो न्यूक्लियर एरिया में हो चाहे वो मिलिट्री एरिया में हो। इससे पाकिस्तान ईरान की आवाम को मौका मिलेगा, जैसे माशा अमीनी के टाइम पे ईरान की जो आवाम खड़े हो गई थी और पूरे देश में तहलका मचाया था, वही चीज अगर फिर से होती है तो इस बार खमीनेनी का जो है सत्ता जो है जा सकती है। अगर वो होता है और रेजिम चेंज हो जाता है, संभवतः यह है कि जो नई रेजिम आएगी कम से कम शुरुआत में कट्टर नहीं होगी, कम से कम शुरुआत में। तो ये उसका एक सबसे अच्छा साधन होगा, ताकि वो दूसरा जो है इस्लामिक बॉम्ब का जो है इस पाकिस्तान, वो पाकिस्तान के पीछे फिर वो पड़ सके। और यही चीज अमेरिका और इजराइल ने बड़ी सटीकता से किया है। अमेरिका ने पाकिस्तान और ईरान के बीच में खाई पैदा की, पाकिस्तान को अपनी तरफ से लुभाया, पाकिस्तान को पैसे दिए, चाहे वो 40 बिलियन वर्ल्ड बैंक से हो,
चाहे वो 1 बिलियन IMF से हो, चाहे वो जो डील हो रही है मिनरल्स के लिए, वहां पे वो पैसे लगाने की बात कर रहा है सैंडेक और इकोडेक में, चाहे वो क्रिप्टो करेंसी में हो। यहाँ इसीलिए पाकिस्तान को लुभा रहा है कि वो अपनी तरफ आ जाए। खबरें ऐसी भी हैं कि आसिफ मुनीर ने ईरान के जो सर्वश्रेष्ठ जनरल हैं उनको एक घड़ी दी थी तोहफे के रूप में, और वो घड़ी में एक GPS बीकन था। ये तो खबरें हैं, ह्यूमर है, पुष्टि कोई नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर ये सच है तो अब ये मान के चलिए आसिफ मुनीर तो पता नहीं कब तक जिंदा रहेंगे। आसिफ मुनीर को अगर बुलाया भी गया है, बजाय इसके कि भाई देखिए वो हारे हुए हैं, फील्ड मार्शल है, फिर भी फील्ड मार्शल बना दिया। क्यों? क्योंकि उनको मालूम है आसिफ मुनीर को अपने पास रखेंगे तभी वो ईरान और पाकिस्तान के बीच में खाई पैदा कर सकते हैं, और यही वो कर रहे हैं। 2 और 1 और 1 11 होते हैं, और इन्होंने 1 और 1 अलग कर दिए हैं। बिल्कुल, मैं जल्दी से माथुर सर हमारे साथ जुड़ गए और कर्नल मनोज कुमार हमारे साथ जुड़ गए और साथ ही साथ अकील खान भी हमारे साथ जुड़ गए। जल्दी एक रिएक्शन ले लेता हूं। माथुर सर, क्या कहेंगे आप? देखिए विवेक, मैं आपको एक बात बिल्कुल साफ बता देना चाहता हूं कि ये देखिए, इसको देखने की आवश्यकता है कि इसका नाम राइजिंग सन क्यों रखा गया, ऑपरेशन राइजिंग सन। ऑपरेशन राइजिंग सन एक बिब्लिकल वर्स से लिया गया है। उसका मतलब है कि जो पब्लिक को, मतलब आसान भाषा में, कि पब्लिक को खड़ा करना शेर की तरह, ताकि वो रिवोल्ट करे, विद्रोह करे और अपने आप को वहां पर एस्टेब्लिश करे। ये कल नेतन्याहू का एक बयान भी आया है जहां उन्होंने कहा है ईरान के लोगों से कि आप लोग खड़े होइए और इस डिक्टेटोरियल रिजीम के खिलाफ आप अपराइजिंग करिए। कल भी मैंने आपको कहा था कि रिजीम चेंज होना बहुत बहुत नजदीक है। ये अयतुल्लाह खमेनी के दिन पूरे हो गए हैं और ये बिल्कुल वहां से निकाले जाने वाले हैं, बिल्कुल क्लियर है। जहां तक सवाल पाकिस्तान का है, देखिए फिर मैं उस बात को रिपीट करूंगा विवेक, कि अंतरराष्ट्रीय संबंधों में कोई परमानेंट फ्रेंड नहीं है, कोई परमानेंट एनिमी नहीं है, सिर्फ परमानेंट इंटरेस्ट है। आज की तारीख में पाकिस्तान की जरूरत है अमेरिका को, इसलिए पाकिस्तान को हॉबनॉबिंग कर रहा है अमेरिका। जिस दिन उसकी आवश्यकता नहीं रहेगी, उस दिन वो पाकिस्तान को ऐसा डंप करेगा कि उनको पता नहीं पड़ेगा वो क्या हो गया। जहां तक सवाल इजराइल का है, उनका बिल्कुल क्लियर सोच है। उनको देखिए क्या होता है कि कोई भी एंटी जूश गवर्नमेंट, अगर उनके पास न्यूक्लियर वेपन सिस्टम है, इजराइल की डेप्थ आप देखिए, इजराइल की लेंथ आप देखिए, इतना छोटा देश है कि अगर 4 वहां पर बम गिर गए तो वो समाप्त हो जाएगा। तो कोई भी न्यूक्लियर पावर जो कि एनिमिकल टू ज्यूज है, वो उनके लिए एग्जिस्टेंशियल खतरा है, चाहे वो अमेरिका, ये ईरान हो या पाकिस्तान। पाकिस्तान के पास ऑलरेडी न्यूक्लियर आर्सेनल है। आपको क्या लगता है विवेक कि जब उन्होंने 1984 में कहा था कि हम इनके न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोक देंगे, तो वो भारत प्रेम था? नहीं, भारत प्रेम नहीं था। वो वही है कि उनको मालूम है कि पाकिस्तान भी जो है वो इस्लामिक कट्टरवाद का एक केंद्र है, और अगर उनके पास ऐसा एटॉमिक बॉम्ब आ गया तो इवेंचुअल उसका यूटिलाइजेशन यूसेज उनके अगेंस्ट भी हो सकता है। जिस प्रकार से हमस जाकर के POJK में और पाकिस्तान के लोगों से मिल रहा है, उनके साथ बातचीत कर रहा है, ये तमाम दुनिया को पता है। उनको मालूम है कि हमस के साथ कौन है, और इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि पाकिस्तान के लिए एक बाकायदा खतरे की घंटी है। ईरान को सॉर्ट आउट करने के बाद आप देखना कि किस प्रकार से पाकिस्तान के ऊपर उसी काले वाले बादल मंडराएंगे। आने वाला समय, आप ये मेरे वर्ड्स को आज मार्क कर लीजिए विवेक, आने वाला समय मिडिल ईस्ट में ज्योग्राफी चेंज होते हुए देखेगा, नक्शे बदलेंगे मिडिल ईस्ट के। ये आप बात समझ लें आज। जो अकील खान जी, क्या आपको कुछ ऐसा लग रहा है? और नेतन्याहू ने पहली बार पाकिस्तान का नाम खुल कर लिया है कि ईरान के बाद पाकिस्तान का नंबर है। देखिए, नेतन्याहू साहब की बात अगर करें आप, तो वो नेतन्याहू का अपना खुद का तो कोई कैरेक्टरिस्टिक, कोई पर्सनालिटी नहीं है, पूरी अमेरिका के बेस पे चलती है। अगर आप हिस्ट्री भी उठाकर देख रहे तो इजराइल क्या है, इजराइल जो है वो अमेरिका और जो वेस्टर्न वर्ल्ड है उन्होंने क्रिएट किया इजराइल को,
अरबों को और उधर जो शिया कंट्री और मुस्लिम वर्ल्ड है उसको कंट्रोल करने के लिए। और इजराइल बिना अमेरिका के नील है, नील बटे सन्नाटा है। अगर आज आप कोई डिवाइन पावर से अमेरिका को उठाकर चांद पर पहुंचा देते हैं और 1 महीने के लिए, तो इजराइल इज नथिंग, वो सरेंडर कर देगा, उसका कुछ अपना पावर है ही नहीं। तो मेन चीज है अमेरिका। आप बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो अमेरिका जो है पूरी दुनिया को कंट्रोल करने के लिए इसी तरह की टेक्टिक्स अपनाता आया है। और जो अरब कंट्री, जो 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 रिच कंट्रीज हैं, उनको डर दिखाने के लिए सबसे बड़ा हथियार है इजराइल। अब इजराइल की बात कीजिए, इजराइल में नेतन्याहू साहब जो है ना, वो उनका अभी ये पोजीशन हो गया है, ना घर के ना घाट के, दुश्मन अपने ही समाज के। उनकी खुद की कंट्री में इतना अपोज हो रहा है, वहां मीडिया को इतना ज्यादा कंट्रोल कर रखा है कि कोई न्यूज ही नहीं आती है। अब न्यूज नहीं आएगी तो रियलिटी आपको कैसे पता चलेगी? और बहुत बड़े बड़े प्रदर्शन हो चुके हैं इजराइल के अंदर नेतन्याहू के खिलाफ। नेतन्याहू अगर आज की डेट में इलेक्शन हो जाए तो नेतन्याहू साहब जो है गॉन, वो रह नहीं सकते। वो पूरी इजराइल की जनता उनको नहीं पसंद करती है, कुछ मुट्ठी भर लोग हैं और वो सिर्फ और सिर्फ अमेरिका के इशारे पर काम कर रहे हैं। और ये जो मेरा अपना मानना है, नथिंग इज गोइंग टू हैपन, नथिंग इज गोइंग टू हैपन। ये अमेरिका की टैक्टिक्स है कि कंट्रोल करो, उनको डरा के रखो, और ये फुल स्केल वार नहीं होने का है, ये मेरा मानना है, ना न्यूक्लियर वार होने का। हाँ, इसको क्रिएट करो, इस यूफोरिया को क्रिएट करके रखो, लोगों में डर क्रिएट करके रखो कि कुछ भी हो सकता है। बाकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इकोनॉमी की। अमेरिका की इकोनॉमी बहुत ज्यादा डाउन है। वो येन केन प्रकार है भाई, हुक और क्रुक, वो किसी भी तरह अपनी इकोनॉमी को इंप्रूव करना चाहता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उसकी जो अपनी पॉपुलेशन है, अपने जो नागरिक के सिटीजन्स हैं, उनको गुमराह करके, उनको एक तरह का भयभीत करके वो अपना जो है पावर कंटिन्यू रखना चाह रहा है। तो मेरा अपना मानना है कि ये जो है प्रॉक्सी वार ही समझ सकते हैं आप इसको, कि ये इसमें आगे कुछ होना नहीं है। कुछ दिनों में लड़ाई खत्म हो जाएगी, जैसे पिछले कई महीनों से हम देख रहे हैं। और इसी तरह से जिस तरह क्रिएट किया है रशिया को इन्वॉल्व करके यूक्रेन में, और जो दूसरे कंट्रीज हैं उनको डराने के लिए। तो मेरा अपना मानना है कि आज जो परिस्थिति है वो सिर्फ और सिर्फ कंट्रोल करने के लिए ईरान को, ईरान के जो न्यूक्लियर जी, आप कह रहे डर का माहौल बनाने के लिए किया जा रहा है। कर्नल मनोज कुमार क्या कहेंगे आप इस पर? जी ठीक है, कर्नल मनोज कुमार जी। देखिए, मेरा तो ये मानना है, मैं अकील साहब से उतना इत्तेफाक नहीं रखता हूँ इस बात पे। मेरा समझना है कि ये लड़ाई फुल ड्रॉ लड़ाई नहीं होगी, लेकिन ये चलता रहेगा, ये छोटे पैमाने पर ये लगातार चलने वाला संघर्ष रहेगा इस क्षेत्र में। इसके कई कारण हैं। आप पहले तो समय देखिए, किस समय में इसको इजराइल ने हमला किया ईरान पर। ईरान बहुत समय से कह रहा है कि हम हर खतरे के लिए, हर दुश्मन के लिए तैयारी कर चुके हैं, हमारे पास हमारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, हमारे एयर डिफेंस अच्छे हैं। उसके बावजूद किस प्रकार से इजराइल ने कितने सटीक हमले किए, 100 से ज्यादा हमले, और वो भी पिन पॉइंट करके उनके लीडरशिप को उड़ाया। और ये तब है जब उन्होंने हमास को पहले खत्म किया, फिर हिजबुल्लाह को खत्म किया, और काफी हद तक हूतीस के भी ऊपर कंट्रोल करने के बाद सोचिए ना, 2300 किलोमीटर दूर से उन्होंने फिर खुलकर अपने हवाई जहाज भी भेजे। 200 बोलते हैं कि हवाई जहाजों का इस्तेमाल हुआ, जो कि मुझे लगता है थोड़ा ये वेस्टर्न मीडिया बढ़ा के बता रहा है। लेकिन तब भी जो भी टारगेट्स थे उन्होंने उनको तो मीट किया। जहां तक ये है बात की पूरे न्यूक्लियर इनके जो ठिकाने हैं उनको नष्ट कर दिया जाएगा, ये बहुत आसान नहीं है। ऐसा भी मानना है कि जो इनके पास 400 किलोग्राम एनरिच्ड यूरेनियम जो ईरान के पास ऑलरेडी है, उसको कहीं बहुत ही जरूरी नहीं है जो कि डिक्लेयर्ड साइट्स हैं वहां पर रखा गया हो, इनको किसी माइन के अंदर छुपाया गया हो, डीप इनसाइड द अर्थ सरफेस। तो इन सब चीजों को अगर अब लेके चलेंगे तो समझ में आएगा ये इतना सिंपल ऑपरेशन नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि मोसाद का जो इंटेलिजेंस नेटवर्क है, जो उनके जो स्पाइस जो ईरान के अंदर ऑलरेडी कार्यरत, कहते हैं कि 1000 से ज्यादा वहां पे स्पाइस ऑलरेडी कार्यरत हैं, तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज है इजराइल के पास। दूसरा, जो उनके पास इनपुट्स मिलते हैं यूएस से, वो बहुत ही सटीक हैं, और लगातार, जैसे पहले भी हमारे पैनलिस्ट ने कहा, नूर खान एयर बेस में उनके यूएस एसेट्स पाए गए, और भी बहुत सारे कई बेसेस जहां पर ये एसेट्स हैं, और बहुत दिनों से इस पर निगरानी कर रहा है अमेरिका भी, और कोशिश कर रहा है पाकिस्तान का इस्तेमाल करके इसको ईरान को किस तरह से ध्वस्त किया है। आपको याद रखना चाहिए कि अभी छठे राउंड का
की बातचीत चल रही है, परमाणु संधि की बातचीत चल रही है ईरान के साथ अमेरिका की। तो ये 5 राउंड असफल हो चुके हैं, अभी छठा राउंड भी अभी पता नहीं क्या किस उस पर है, किस क्या रिजल्ट आएगा कुछ पता नहीं। लेकिन मैं ये कहता बातचीत हूं शायद कि ऑलमोस्ट डिरेल हो गई है, उन्होंने ईरान ने कह दिया है बातचीत का कोई मतलब नहीं है। कट्टरपंथ जो इस्लामिक वहां पे जो सरकार है वो कभी मानने को तैयार नहीं होगी। और इसका मैं एक एग्जांपल, वो बहुत क्रूड एग्जांपल है लेकिन चलिए छोड़िए, उसको नहीं दूंगा, क्योंकि अभी आपने हाल में एक सुना होगा कि जब ब्रेन वॉश हो जाता है आदमी, एक आदमी ने बनारस के पास इस बकरीद के दिन में खुद को अपने आप को अपनी कुर्बानी दे दी, ये कह के कि मैं इससे बड़ी कुर्बानी हो नहीं सकती। मैं कहना ये चाहता हूं कि इस प्रकार का संघीपन जब कट्टरपंथी सरकारों में आ जाएगा तो ये किस लिमिट तक जाएगा, इसको कुछ कोई बता नहीं सकता है। जी सिरोही सर कुछ कह रहे हैं, उसके बाद माथुर सर आपके पास आ रहा हूं। सिरोही सर कुछ कह रहे हैं। सिरोही सर देखिए, हमको इस संदर्भ में समझना चाहिए कि ये लड़ाई जो है, अब कह रहे थे जो पहले प्रवक्ता की, ये लड़ाई जो है ज्यादा दिन नहीं चलेगी। मैं आपको बता रहा हूँ, बेंजामिन नेतन्याहू बिल्कुल क्लियर हैं। जब अक्टूबर के महीने में ईरान ने हमला किया था इसराइल के ऊपर और इसराइल ने हमला किया था, उस समय ही ये डिसाइड कर लिया गया था कि न्यूक्लियर साइट्स पे उस समय भी जो है इजरायली हमला करना चाहते थे, लेकिन जो है जो बाइडेन साहब की सरकार ने उनको रोक दिया और हमला करने नहीं दिया। उसके बाद दिसंबर के महीने में जब बशर असाद को सीरिया से निकाला गया, तो सीरिया जो एक कॉन्ड्यूट था, एक पाइप था जिसके जरिए ईरान से हिजबुल्लाह के पास और आगे हमास के पास सारे हथियार और सारा सिस्टम आता था। जब सीरिया का कब्जा निकल गया है ईरान से, तो उस समय जो है ये आना बंद हो गया। तो एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस था, क्योंकि ईरान एक ऐसा देश है जो डायरेक्टली लड़ाई नहीं लड़ता है, वो लड़ाई अपनी प्रॉक्सीज के साथ लड़ता है, चाहे वो हमास हो, चाहे हौतीज हो, चाहे जो हिजबुल्ला हो या बदर हो या जो भी है सीरिया में है, वो उनके थ्रू लड़ता है। तो ये जो है, जब इजराइल ने ये देख लिया कि ये सब कॉन्ड्यूट जो है, एक पाइपलाइन जहां से सारा असला आता था, वो बंद हो गया, तो उसी समय इजराइल ने जो है फैसला कर लिया था कि हम जो है इसके ऊपर, ईरान के ऊपर हमला करेंगे। और मैं आपको बता रहा हूं, जब तक इजराइल जो है ईरान के जितने भी न्यूक्लियर साइट्स हैं या उनके जो मिसाइल साइट्स हैं या उनके जो मिलिट्री साइट्स हैं, उनको अच्छी तरीके से बर्बाद नहीं करेगा, तब तक ये लड़ाई चलती रहेगी। ये लड़ाई एक तरह का, मैं कह रहा हूं, जैसे ईसीजी होता है, ऊपर नीचे होता रहता है, थोड़ा बहुत नीचे ऊपर होता रहेगा ये, लेकिन ये लड़ाई लंबी चलेगी। हाँ जी, ये लड़ाई लंबी चलेगी। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि अयतुल्लाह खमेनी ने ये बिल्कुल क्लियर कर दिया कि जिन देशों ने इजराइल के बचाव किया है, खास तौर पर जॉर्डन, जिसके ऊपर से ड्रोन जा रहे थे ईरान के, उनको मार गिराया, और अमेरिका ने भी मार गिराया। तो अगला हमला जो भी होगा वो जॉर्डन या मिलिट्री एसेट्स जो अमेरिका के एयर बेसिस, 10 से 11 एयर बेसिस जो मिडिल ईस्ट में है, उसके ऊपर भी हमला हो सकता है। तो ये लड़ाई आगे क्योंकि अब ईरान ने भी फैसला कर लिया है कि लड़ाई लड़ेंगे, और उन्होंने जो अपनी मस्जिद के ऊपर लाल झंडा लहरा दिया है, तो उसका साफ मतलब है ऑल आउट वॉर। माधु सर एक चीज और समझाइएगा कि अमेरिका फील्ड मार्शल को बुलाकर पुचकारता है, इजराइल कहता है कि ईरान के बाद अगला नंबर पाकिस्तान का है, अमेरिका इजराइल एक साथ हैं, तो क्या दोनों मिलकर बेवकूफ बना रहे क्या पाकिस्तान को? देखो 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 विवेक, मैं आपको एक बात बिल्कुल क्लियर बताना चाहता हूं कि कोई भी असीम मुनीर को न्योता नहीं दिया गया है, ये बात बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। इट वॉज ए रूटीन विजिट। हर एक सेनाध्यक्ष कहीं ना कहीं विजिट पर जाते रहते हैं। कुछ दिन पहले हमारे सीडीएस सिंगापुर गए थे, कोई कहीं जाता है, कोई कहीं जाता है। इट वॉज ए रूटीन विजिट hyped by the brainless Pakistani media. I wish there were some people like you there. Brainless media hyped. It was not an invite. आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, अमेरिका वहां पर पाकिस्तान को बुलाया है उनको नए डायरेक्शंस देने के लिए। पिछली बार जब बुलाया था पाकिस्तान की आर्मी के चीफ को, तब डायरेक्शन दिए थे कि इमरान खान को जेल में डालो, और उन्होंने इमरान खान को जेल में डाला। अब कोई और इंस्ट्रक्शंस देने के लिए बुलाया है, और वो दुम हिलाएगा वहां पर किसकी तरह, वो आप समझते हैं, और वो वापस आ जाएगा और जो डायरेक्शंस वहां से उनको मिलेंगे उनको पूरा करेगा। आप बिल्कुल ये समझ लें, उनका पालतू है,
पाकिस्तान अमेरिका का पालतू है। ये बात मैं बिल्कुल क्लैरिफाई कर देना चाहता हूं, और अकील साहब की इज्जत करता हूं मैं, लेकिन मैं ये बता देना चाहता हूं कि इजराइल अकेला ऐसा देश है जिसे अमेरिका, चाइना, रशिया, पशिया किसी की भी जरूरत नहीं है। 1947-48 में इजराइल बनने के एक साल बाद 11 मुस्लिम देशों को एक साथ इसने लड़ाई में हराया है। कोई और जी। किसी की मदद नहीं थी, कोई अमेरिका नहीं था, कोई जापान नहीं था, कोई जर्मनी नहीं था। 67 में फिर हराया, 73 में फिर हराया, 2008 में फिर मारा। ये इजराइल है। और जो नेतन्याहू की वो कह रहे हैं कि खिलाफत हो रही है, कोई खिलाफत नहीं है। जब लड़ाई की बात होती है, जब इजराइल के एग्जिस्टेंस की बात होती है, बच्चा बच्चा चाहे वो इजराइल में रह रहा हो या दुनिया के किसी भी कोने में रह रहा हो, वो एक हो जाता है। हमारे देश की तरह नहीं है, एक हो जाता है वो, और यही उनकी ताकत है। अब आप देखें, मैं आपको बताता हूं क्या उन्होंने किया है। वहां जाकर के 6 टॉप मिलिट्री कमांडर्स, आज तक मिलिट्री हिस्ट्री के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ कि एक हमले में 6 टॉप मिलिट्री कमांडर मार दिए जाएं। बिल्कुल। कोई अमेरिका की मदद नहीं है इसमें। उस 4-5 उनके टॉप साइंटिस्ट, न्यूक्लियर साइंटिस्ट मार दिए। उनके नातांज पे जो यूरेनियम एनरिचमेंट प्लांट है, वहां हमला हुआ। उन्होंने खोंदाब पे हमला किया जहां हैवी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है। उन्होंने हर उस जगह हमला किया जो उनकी न्यूक्लियर का कैपेबिलिटी हासिल करने के लिए उनको, ये उनकी एग्जिस्टेंस का सवाल है। और इतना एक्यूरेट ये इजराइल है जो पूरी की पूरी हिजबुल्लाह की लीडरशिप को नॉन काइनेटिक तरीके से उनके वॉकी टॉकी सेट्स में घुस के मार सकता है। ये इजराइल है जो इस्माइल हानिया को तेहरान में उस समय जाकर के, जबकि तेहरान के राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण चल रहा है, 82 कंट्री के हेड्स ऑफ द नेशंस वहां पर है, एक रॉकेट से कमरे में घुस के उसको मार देता है। ये वो इजराइल है। इसके बारे में आप ऐसे बात कर रहे हैं कि वो कुछ नहीं है अमेरिका के बिना। इजराइल है, किसी को शक ना हो। सबसे बड़ा, सबसे उनको जो कहते हैं वो उसको, क्योंकि देखिए जो उनका स्टेटमेंट आपको मैं बताता हूं, इजराइल वैसे भी सर वॉर हार्डन कंट्री रहा है जी। पूरा कर लें जी। एक मैं स्टेटमेंट में बताता हूं कि नेतन्याहू ने कहा है, उन्होंने कहा है कि 80 years ago our country has suffered German Holocaust. My country is not prepared to suffer a nuclear holocaust now. और ये बात विवेक आप मान लें, अमेरिका और नो अमेरिका, रशिया और नो रशिया, इजराइल विल मेक श्योर कि जो भी उनका शत्रु जो कि उनके ऊपर न्यूक्लियर स्ट्राइक कर सकता है, वो उसको न्यूक्लियरली स्ट्रिप करके मानेंगे। ये आप लिख के रख लें विवेक जी। अकील खान जी, इजराइल का वजूद ही इजराइल की वजह से है। अगर अमेरिका हो नहीं हो, इजराइल चारों तरफ से वैसे भी मुस्लिम कंट्रियों से घिरा हुआ है और वो एक वॉर हार्डन कंट्री बन चुका है। उसने जंग ही लड़ी और कुछ किया ही नहीं है। उसने सिर्फ टेक्नोलॉजी पे काम किया और जंगें लड़ी हैं। आवाज थोड़ा सा क्लियर कीजिएगा जी। जी। एक बार क्वेश्चन कीजिएगा, क्वेश्चन दोहराइए जरा जी। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इजराइल जो है एक वॉर हार्डन कंट्री है। अमेरिका हो ना हो, रूस हो ना हो, उसका काम है वो अपनी जो संप्रभुता है वो बचाए रखे। अब मोसाद का काम ले लीजिए आप जिस तरह से वॉकी टॉकी का इस्तेमाल करके अपने दुश्मनों को इजराइल ने पिछले साल मारा, क्या कोई इमेजिन भी कर सकता था कि ऐसा हमला मुमकिन भी हो सकता है? और वो वॉकी टॉकी उन लीडर्स तक पहुंचाए गए। there is no doubt टेक्नोलॉजिकली जो इजराइल में जितना एडवांसमेंट में है उतना एडवांसमेंट अरब वर्ल्ड में नहीं है। लेकिन ये एडवांसमेंट कहां से आया है? आप पूरा आपका हिस्ट्री अगर देखें तो इजराइल क्रिएट किसने किया है? 1967 के पहले जो इजरायली आए हैं वो उनको भेजा किसने? क्योंकि वो जर्मनी से निकल के उनके पास कोई जगह नहीं थी, और अमेरिका और पूरा नेटो जो नेटवर्क था उन्होंने यही डिसाइड किया कि इनको वहां भेजा जाए। और क्योंकि अरब कंट्रीज के ऊपर कंट्रोल करना कोई एक पावर उनको चाहिए थी, और वो इजराइल को वहां भेज करके उन्होंने वो काम किया है। इजराइल इज नथिंग, मैं फिर रिपीट करूंगा सर कि इजराइल इज नथिंग, इज अमेरिका इज नथिंग। अमेरिका अगर हट जाता है वहां से और जो दूसरे कुछ कंट्रीज हैं नेटो के, अगर वो हट जाते हैं तो इजराइल बस क्या चीज है? इजराइल कैन नॉट डू। इजराइल अभी पूरे वर्ल्ड में, अगर आपने पिछले कुछ सालों का उनका देखा होगा कि इजराइल ने पूरे अरब वर्ल्ड से कोऑर्डिनेट करने की कोशिश की, सबको फ्रेंडशिप के मैसेज भेजे और कुछ में सक्सेसफुल भी हुए। लेकिन जो गाजा के लोग हैं, जो पैलेस्टाइन हैं,
वो इस चीज को एग्री नहीं कर रहे हैं। वो कई सालों हो गए, 50 साल हो गए, वो नहीं एग्री कर रहे हैं हम इजरायली पावर को वहां पर। और वो इजराइल इस खुशफहमी में थे कि हमने कंट्रोल कर लिया, लेकिन उन्होंने सुरंगें बना बना करके पूरे टाइम में, और उन्होंने जो 1200 लोगों को मारा इजरायली को, तो उसके बाद ये सब सीन फिर चेंज हो गया। तो ये चेंज होता रहेगा, ये जब तक वहां पर कोई यूएनओ से, यूनाइटेड नेशंस से कोई एक लॉजिकल और रेशनल सॉल्यूशन नहीं निकल के आएगा, ये सब चलता रहेगा। और अमेरिका चाहता यही है। सर पिछले 2 साल से जब से गाजा पट्टी पर इजराइल ने कार्रवाई शुरू की, और उसके बाद ईरान के प्रॉक्सीज हिजबुल्लाह, हूती और हमास पे कार्रवाई शुरू की, तब से जो है यूएन चिल्ला रहा है कि आप कार्रवाई मत कीजिए, रोक दीजिए। इजराइल ने कहा नहीं, कार्रवाई करनी है। आपने देखिए जॉर्डन के साथ इजराइल ने क्या किया। जॉर्डन आज तक ठंडा पड़ा हुआ है, लेबनान आज तक ठंडा पड़ा हुआ है। कितने दिन ठंडे पड़ेंगे साहब? हो गया सर। जॉर्डन ने तो बकायदा अपना एयर स्पेस दे दिया इजराइल को हमला करने के लिए ईरान पर। देखिए, इराक या हो या ईरान हो या पूरे अरब कंट्रीज में हो, अगर आप ये सब कुछ एनालाइज करें ना, आप इन डेप्थ में एनालाइज करें, तो ये जो क्रिएशन है, ये सारा अमेरिका का क्रिएशन है, क्रिएट करके रखने का प्रॉब्लम को। और इसमें सफर कर रहा है, बहुत बड़ा सफर कर रहा है इजराइल की जनता। आप वहां से अगर पहले एक सर्वे हुआ था, तो निकल के आ गया था, लीक हो गया था, उस सर्वे में ये बोला था कि इजराइल की जनता बिल्कुल नहीं चाहती है कि हम वार करें, क्योंकि सबसे ज्यादा उनको प्रॉब्लम हो रही है। कई इजरायली निकल करके भाग रहे हैं, और भागना भी चाहते हैं इजराइल छोड़ करके। उनको जबरदस्ती वहां पे नेतन्याहू सरकार ने दबा के रखा हुआ कि आप निकलोगे नहीं। और अमेरिका के इशारे पर ये नेतन्याहू साहब जो है, जो भी कर रहे हैं अमेरिका के इशारे पर। चक्रपाणी जी कुछ कहना चाह रहे हैं जी। खान साहब मैं वापस आ रहा हूं। चक्रपाणी जी आपको कुछ कहना चाह रहे हैं। चक्रपाणी जी, ये खान जी जो बोल रहे हैं बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। ये मैं बिल्कुल उनके साथ असहमत हूं। इजराइल अपने आप अपने बूते पे बहुत कुछ करता है, और उसको किसी और की जरूरत नहीं है। अनुज माथुर ने बिल्कुल सही कहा था, और इजराइल का मोटो है नेवर अगेन। एक बार हम सह चुके हैं, आगे हम कभी नहीं सहेंगे, और उसके लिए कुछ भी करना पड़ेगा वो करेंगे। अब आई बात आपने कहा था नक्शे बदलने की। देखिए, मिडिल ईस्ट का नक्शा बदलेगा, ये आप लिखित में पाकिस्तान कह रहा है नक्शा बदल देंगे। अगर प्रक्रिया शुरू हुई थी 2009 नहीं, पाकिस्तान कह रहा है कि अगर पाकिस्तान को छुआ तो इजराइल को इस दुनिया के नक्शे से मिटना पड़ेगा। देखिए, इससे ज्यादा बड़ा जोक कोई हो ही नहीं सकता। ठीक है, पाकिस्तान किससे? बलूचों से तो हार रहा है, इजराइल के पास जाने वाला है। खैबर पख्तूनख्वा में टीटीपी सर, वो बलूचों पर परमाणु बम नहीं पटक सकता ना, लेकिन इजराइल पर परमाणु हमला तो कर सकता है। देखिए, ऐसा है विवेक जी, पाकिस्तान ऐसा कमीना, सॉरी फॉर माय लैंग्वेज, ऐसा देश है जिसने अपने ही नागरिकों के ऊपर गनशिप से फायरिंग की है, अपने ही नागरिकों के ऊपर बम गिराए हैं। ऐसे देश के लिए आप क्या बात करेंगे, और क्या कर सकता है और नहीं कर सकता। इतना आप मान के चलिए, पाकिस्तान जो है इजराइल का कुछ भी नहीं कर नहीं, मैं आपको सुनाता हूँ। वहां के एक बड़े नामी पत्रकार है, नाम नहीं लूंगा क्यों, ऐसे उनका नाम चलता है बहुत ज्यादा, हामिद मीर नाम है। चलिए मैं बता ही देता हूँ। मैं आपको हामिद ने ये भी कहा था जी, मैं आपको सुनाता हूँ हामिद मीर ने क्या कहा है। मैं पीसीआर को बोलूंगा कि अभी जो बाइट हामिद मीर की पाकिस्तानी पत्रकार की चलाई थी, एक बार फिर से सारे पैनलिस्ट को स्क्रीन पर रखकर सुनवाएं कि पाकिस्तान का पत्रकार, जो बहुत जाना माना पत्रकार है, वो क्या दावा कर रहा है इजराइल को लेकर। प्लीज पीसीआर। इजराइल जो है उसने जो 1998 में पाकिस्तान ने एटमी धमाके किए थे, उनसे पहले पाकिस्तान की एटमी तनसीबात पर और पाकिस्तान के जो एयरपोर्ट्स हैं उन पर हमले का एक मंसूबा बनाया था, जिसे उस वक्त नाकाम बना दिया गया था। तो अगर इजराइल ईरान पर हमला करता है और हम खामोश तमाशाई बने रहते हैं, तो ये एक बहुत बड़ी गलती होगी। यकीनन हम खामोश तमाशाई नहीं बनेंगे, क्योंकि इजराइल का अगला निशाना पाकिस्तान होगा, और अगर उसका निशाना पाकिस्तान होगा तो फिर पाकिस्तान का जो जवाब होगा वो फिर जवाब ऐसा होगा कि इजराइल जो है वो फिर सफ़ा हस्ती पर मौजूद नहीं रहेगा।
तो आपने सुना चक्रपाणी सर कि हम खामोश तमाशाई नहीं बनेंगे, मतलब इजराइल के खिलाफ और ईरान के साथ जंग में पाकिस्तान आ सकता है। देखिए, यही हामिद मीर है जिन्होंने कहा था पाकिस्तानी आर्मी और पाकिस्तानी जर्नल्स के लिए कि ऐसा कोई जर्नल हमें बता दें जो बलूचिस्तान में पेट्रोल पंप के सामने खड़े होके एक प्याला चाय का पी के दिखा दे हमें। उन्होंने खुद चैलेंज किया था पाकिस्तान के जनरल्स को। अब इसी हामिद मीर कुछ और कह रहे हैं, हम किसकी बात माने? हामिद मीर वही हामिद मीर का ये था अपने ही जनरल्स के ऊपर। अब ये तो उसे कहना ही है, क्या करेगा बेचारा। लेकिन ये आप मान के चलिए विवेक जी, नहीं, पाकिस्तान अगर हमला करता है तो पाकिस्तान को पूरा ईरान क्रॉस करना होगा, इराक क्रॉस करना होगा, सीरिया, जॉर्डन, लेबनान क्रॉस करना होगा, तब तो जाके वो इजराइल तक पहुंचेगा। पता नहीं इतना तेल भी होगा कि नहीं उनके विमानों में, ये भी नहीं पता, उड़ के कैसे जाएंगे। कल मनोज कुमार कुछ कहना चाह रहे हैं। मनोज कुमार जी, उसके बाद मैं आ रहा हूँ सिरोही सर और माथुर सर आपके पास। मनोज कुमार जी कुछ कह रहे हैं। मनोज कुमार जी, देखिए, ये जो हामिद मीर कह रहे हैं कितनी अटपटी बात है कि इससे पहले आपने देखा है जो हमारे साथ जब युद्ध की बात चल रही थी, पाकिस्तान को और उनकी हमारी सेना को एक दूसरे के सामने जब किया था, तब बात चली थी कि 4 दिन से ज्यादा इनके पास तेल नहीं है, 7 दिन से ज्यादा इनके पास एम्युनिशन नहीं है, और ये बात कर रहे हैं इसराइल में जाके हमला करेंगे। कैसी हंसने वाली बात है, कैसी ये मजाक वाली बात है। तो ऐसा तो संभव ही नहीं है। कन्वेंशनली तो पाकिस्तान किसी भी तरीके से लड़ने में सक्षम नहीं है किसी भी देश के साथ। अभी आज की स्थिति में आर्थिक स्थिति भी उनकी खराब है। हाँ, ये जरूर कर सकता है जिस प्रकार से अभी तक उसने टेररिस्ट का साथ दिया है, कैंप्स चलाए हैं, उग्रवादी जो है, जो टेररिस्ट है, उनके साथ हर जगह उन्होंने आतंक फैलाया है, वो काम अभी भी ईरान के साथ मिलकर वो बखूबी कर सकता है। उसमें बहुत बड़ा एक्सपर्टीज है इस देश का, उसके ISI का, उनके जनरलों का। और जैसा कि बताया, बलूचिस्तान उनके हाथ से जा रहा है, सिंध उनके हाथ से जा रहा है, खैबर पख्तूनख्वा अफगानिस्तान जरूर जल्दी ही उनसे ले लेगा, छीन लेगा। तो ऐसी हालत में ही बात कर रहे हैं इसराइल के साथ लड़ने की, बहुत ही हंसने वाली, मजाक वाली बात है। जी सिरोही सर कुछ कहना चाह रहे थे। सिरोही सर, मैं यही कहना चाहता हूं विवेक जी कि पाकिस्तान के जो, चाहे वो जर्नलिस्ट हो, चाहे उनके मिलिट्री लीडर्स हो, चाहे उनके जो है सिविलियन लीडर्स हो, वो हमेशा जो है ये धमकी देते हर देश को कि हम उसको जो है पूरा मिटा देंगे। जब भारत के साथ उनका टेंशन चल रही थी तब भी वो कह रहे थे कि 130 मिसाइल्स हमारी जो है वो चौके में सजाने के लिए नहीं रखी है, वो हमने भारत की तरफ मुंह कर रखा हुआ क्या, उसमें से कोई मिसाइल का पता नहीं लगा कि वो कहाँ मिसाइल चली गई, बल्कि जो उनकी मिसाइल बर्बाद हो जाती उससे पहले उन्होंने सीज फायर कर दी। और दूसरी चीज है, मेरे को लगता है कि जो है हामिद मीर साहब को ज्योग्राफी का भी नहीं पता है कि वो अगर चलो अटैक करेंगे तो कहाँ कहाँ से जाएंगे, क्या वो देश, अगर वो देश जो है ईरान के ड्रोन गिरा सकते हैं तो क्या वो जो है पाकिस्तान के जो हवाई जहाज जाएंगे स्ट्राइक करने के लिए, उनको नहीं गिरा सकते। तो ये पाकिस्तान का तो जो इनके पास एक गलती से, और वो इजराइल ने सबसे बड़ी गलती करी कि पाकिस्तान को एक न्यूक्लियर स्टेट बनने दिया। अगर इसको 1984 में ही अगर अमेरिका, जैसे आपने बताया था, CIA लीक नहीं करती तो 1984 में ही इनका पूरा न्यूक्लियर प्रोग्राम तबाह हो जाता। और मैं आपको बता रहा हूं, इजराइल जो ये बेंजामिन नेतन्याहू ने जो अभी कहा है कि अगर हमारा अगला हमला जो है पाकिस्तान पे होगा तो पाकिस्तान पे होगा, क्योंकि इजराइल जो भी बात बोलता है उसको पूरा करके दिखाता है। वो ईरान या तो फिर पाकिस्तान के पप्पा का क्या हुआ सर? जी, पाकिस्तान के पप्पा, अब्बूजान अमेरिका, सॉरी नहीं, पाकिस्तान के अब्बूजान क्या अमेरिका क्या करेंगे फिर? अमेरिका, मैं वही तो कह रहा हूँ, जो वहां पे अमेरिका बैठा है, जो कि पाकिस्तान, अमेरिका की शय पे पाकिस्तान सब कुछ करता है। आसिफ मुनीर को ऐसा लग रहा है पता नहीं उनको जन्नत मिल गई, उनको अमेरिका में जो है चीफ गेस्ट बुला लिया, तो उनको लग रहा है कि पता नहीं क्या हो गया। वो अमेरिका जो है, एक पाकिस्तान एक मर्सनरी स्टेट है, एक प्रॉक्सी है। वो अमेरिका का भी प्रॉक्सी है, वो चाइना का भी प्रॉक्सी है, और वो प्रॉक्सी वही करते हैं जो उनके आका बताते हैं। अभी उनके आका ने बताया आप यहाँ पे आ जाओ, उनको वहां बिठा दिया, इधर जो ईरान के ऊपर हमला हो रहा है। पाकिस्तान एयरफोर्स और पाकिस्तान एयर डिफेंस सिस्टम पूरा एक्टिवेट है, यहाँ से पूरा ईरान की जो सारी एक्टिविटीज है उनको मॉनिटर करके वॉशिंगटन भेज रहा है, वॉशिंगटन से फिर इजराइल में आ रहा है। तो पाकिस्तान का तो कुछ अपना वजूद है ही नहीं। पाकिस्तान को
जो पैसे देगा, जो टुकड़ा डालेगा, पाकिस्तान उसके लिए काम करेगा, चाहे वो चाइना हो, चाहे अमेरिका हो। तो ये जो न्यूक्लियर की बात कर रहे हैं ना, इनको पता नहीं है क्या चीज होती है, किस तरीके से न्यूक्लियर बॉम्ब चलते हैं। हाँ, बदकिस्मती से इनके पास न्यूक्लियर बॉम्ब आ गए हैं, उसी के पीछे ये घूमे जा रहे हैं, भूखे मर जाएंगे। लेकिन वो भुट्टो ने ठीक कहा था कि घास खा लेंगे, लेकिन अब बम बनाएंगे तो वही बात सच होगी, बम तो बन गया, अब घास ही खाने की रह गया। विवेक जी। जी कर्नल माधुधर कुछ कहना चाह रहे हैं। माधुधर। हाँ, मैं यही बता रहा था। देखिए, आपने कहा कि उनके अब्बू जान नहीं है, मालिक हैं। मालिक और अब्बू में बहुत अंतर होता है। अच्छा। ये आप देखिए पूरा इसको, विवेक, जस्ट सी द टाइम लाइन्स। आप देखें, उन्होंने 2 महीने पहले ईरान को कहा था कि आपके पास 60 दिन है, 60 दिन में आप निर्णय करें कि आप ये न्यूक्लियर डील साइन करेंगे या नहीं करेंगे, वरना हम एक्शन लेंगे। 61वें दिन फायर हुआ है। असीम मुनीर को उन्होंने किस तारीख को बुलाया है? 12 तारीख को बुलाया है। 12 तारीख को क्या हुआ है? 12 तारीख को ईरान के ऊपर हमला हुआ है। ये तमाम चीजें कनेक्टेड हैं। नहीं, ईरान तो पहले से प्लान, ईरान और पाकिस्तान में तो पहले ही दुश्मनी है सर। तो असीम मुनीर अमेरिका रहे, पाकिस्तान रहे से क्या फर्क पड़ रहा है? नहीं, उसमें क्योंकि असीम मुनीर के थ्रू उनके पास इनपुट्स आ रहे हैं ईरान के। जो असीम मुनीर को वहां उन्होंने बुलाया है और 4 दिन के लिए रखा हुआ है, फील्ड मार्शल साहब 4 दिन के लिए जाकर के अमेरिका में धूम हिला रहे हैं अपनी। वो इसीलिए हिला रहे हैं क्योंकि उनको इंफॉर्मेशन चाहिए। ये देखिए, और मैं ये पहले भी आपके चैनल पे कह चुका हूं विवेक, कि ये जो न्यूक्लियर चाइल्डहुड ब्लफ था वो खत्म हो गया है। क्योंकि मेरे को ऐसा लग रहा है कि उनके पास एटॉमिक बॉम्ब्स हैं ही नहीं। जितने भी आपको नजर आ रहे हैं नीचे छुपे हुए, किराना हिल हो या कोई सा भी हिल हो, वो अमेरिका के एसेट्स हैं, वो पाकिस्तान के नहीं हैं। इसीलिए पाकिस्तान के मुंह से आवाज निकलनी बंद हो गई है। भारत के खिलाफ उन्होंने एक बार भी, वो जो लोग तमाम बच्चे से बच्चा, छोटे से छोटा कह रहा था कि हमने शब्बे बारात के लिए नहीं रखा हुए हैं वो बॉम्ब, उनके मुंह से आवाज निकलनी बंद हो गई है। सब कुछ, भाषा बदल गई है उनकी। वो ब्लफ तो अभी भी है। न्यूक्लियर पावर अगर वो है तो वो ब्लफ तो अभी भी कर सकते थे। वो क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि वो है ही नहीं। ये बात आप समझ, ये प्रयास तो सोचने का प्रयास करना विवेक कभी, ये मेरा मानना है। और अगर मान लीजिए है भी, तब भी आपको मैं बता रहा हूं, इजराइल एक ऐसा स्टैंड अलोन कंट्री है जो कि कुछ भी करने के लिए काबिलियत रखता है। उसकी मैं वजह बताता हूं। जो जाकर के एंटेबे में रेड कर सकता है 4000 किलोमीटर दूर उगांडा में, ईदी अमीन की सारी एयरफोर्स को तबाह करके अपने लोगों को छुड़ा करके लेकर आया था। बिल्कुल पूरी वापस आ सक जाता है। बिल्कुल, इस पर शानदार एक पिक्चर भी बनी है सर जी। तो ये आप इजराइल की काबिलियत को कम ना आंकें। और ये जो एक पिन पॉइंटेड स्ट्राइक्स हुए हैं, ये तमाम स्ट्राइक्स इसी वजह से हुए हैं कि मोसाद का जो इंटरनल जो नेटवर्क ईरान के अंदर काम नहीं, क्या इजराइल के पास वो टेक्नोलॉजी है कि वो इजराइल से पिन प्रिसाइज लोकेशन पर पाकिस्तान में उसके एटॉमिक ठिकानों को निशाना बना सकता है? बिल्कुल। और ह्यूमन इंटेलिजेंस, उनके जो नेटवर्क है वहां पर, ये जो ड्रोन्स वहां से वहीं से उठे हैं और वहीं उन्होंने हमला किया है। और ये जो बात कर रहा है, ये देखिए दोनों चीजें मैं आपको फिर बता रहा हूं, आप दोबारा जाके देख लीजिएगा इसका क्या मतलब है राइजिंग लायन का। ये राइजिंग लायन कह करके वो ईरान में अपराइजिंग करवाएंगे। और ईरान में अपराइजिंग, यही उन्होंने फिर वहां की जनता से कहा है कि इस डिक्टेटर के खिलाफ आप आवाज उठाएं। तो ये तमाम चीजें, एवरीथिंग इज ऑल डॉट्स आर इंटरकनेक्टेड। बहुत ज्यादा आगे की सोचते हैं। 60% नोबेल प्राइजेस जूस को ऐसे ही नहीं मिले हैं। और एक बात और मैं क्लैरिफाई कर दूं कि इजराइल 1947 में अमेरिका इजराइल को लेकर के यहां आया था। इस्लाम से पहले से जूस वहां के रहने वाले हैं, जब इस्लाम का जन्म भी नहीं हुआ था तब से। तो इसमें कोई, लेट अस नॉट गेट इनटू दैट काइंड ऑफ अ हिस्ट्री। और ये जो जगह है किसकी है किसकी नहीं है ये बाद में देखा जाएगा। ये जगह उस जमाने से है जब इस्लाम का जन्म भी नहीं हुआ था। तो हमको ये समझने की आवश्यकता है कि किसका क्या है और क्यों ला करके यहां पर उनको बसाया गया है। ये जो हाइफा है और जो इजराइल है, उसके लिए पहली वर्ल्ड वॉर में 1918 में हमारी सेनाओं ने जाकर के हाइफा को लिबरेट कराया ओटोमन एम्पायर के खिलाफ। ब्रिटिश इंडियन आर्मी ने वहां जाकर के, तब भी इजराइल था। तो ये कोई ऐसी बात नहीं है कि उन्होंने लाके 1947 में अमेरिका ने बना दिया। उस टाइम पर तो अमेरिका का कोई बोलबाला ही नहीं था। तो
तो आप देखेंगे कि नहीं, इजराइल अगर का भी मैं इतिहास देखें। जी विवेक, मैं एक सवाल और इसमें ऐड करना चाहता हूं सर, आपके पास वापस लौटूंगा। अगर पाकिस्तान में यह बात उठ रही है कि क्या ईरान पर हो रहे हमलों के बीच पाकिस्तान तमाशाई बना रहेगा? उसके पास देखो देखो विवेक, पाकिस्तान क्या कर सकता है? क्या ऑप्शन है उनके पास? कोई ऑप्शन नहीं है। आप तमाशाई नहीं बनना चाहते हैं, बताइए क्या करेंगे? मत बनिए तमाशाई, हमला कर दीजिए। किस पे करेंगे हमला? जो ईरान से फ्लाइट को उड़ के नहीं करने दे रहा, जो गाजा से आकर के हमला नहीं होने दे रहा, जो हिजबुल्लाह से हमला नहीं होने दे रहा, वो सोच रहे हैं कि आप पाकिस्तान से जाकर के अपना एयर स्ट्राइक कर देंगे वहां पे। आप पाकिस्तान से इंडिया में तो एयर स्ट्राइक कर नहीं पाए। 800 आपने ड्रोन 2 दिन में लॉन्च कर दिया, 800 के 800 ड्रोन हमने मार के गिरा लिए, और आप कह रहे हैं कि आप इजराइल के ऊपर हमला कर देंगे। कम ऑन विवेक, दैट मस्ट बी अ जोक। ठीक है, अकील खान जी के पास आ रहा। अकील खान जी, पाकिस्तान का डर तो लाजमी है, लेकिन ईरान के साथ क्या पाकिस्तान खड़ा हो पाएगा? जबकि अमेरिका इजराइल के साथ खड़ा है, जो बात आप कई बार कह भी चुके हैं। मजबूरी का नाम मोरारजी देसाई, वो मजबूरी में तो खड़ा हो सकता है, अपने आप नहीं खड़ा होगा। कोई मजबूरी आ जाएगी तो बात अलग है। अदरवाइज पाकिस्तान की मिलिट्री पावर में इतना दम नहीं है कि वो इजराइल के सामने खड़े हो पाए या उसका मुकाबला कर सके। उनके पास सिर्फ एक ही वीपन है जो वो ईरान को दे सकते हैं, वो है न्यूक्लियर पावर। और न्यूक्लियर पावर, मैंने पहले भी कहा है कि न्यूक्लियर पावर इस्तेमाल नहीं होगा। ये पूरा अमेरिका के हाथ के अंदर है, अमेरिका के कंट्रोल में है। अगर आप अमेरिका की पॉलिसीज अगर आप देखिएगा पिछले सालों से, तो उन्होंने, देखिए, अभी जो फियर साइकोसिस क्रिएट की है उन्होंने, फियर साइकोसिस, उनका सिर्फ एक ही एम होता है अमेरिका का, इकोनॉमी अपनी